सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि इंतकाम नहीं तरक्याती काम, इस नारे के साथ नून लीग ने सियासी और इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। एक तरफ मरीम नवाज कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी मुतहरिक हो गए हैं। आज अपने हल्के के दौरे में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने यह बात फिर दोहराई कि पार्टी कायद नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए वापस नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे और तरक्की का रुका हुआ सफर दोबारा शुरू करेंगे। इन्होंने कारकुनों से कहा कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पैगाम दें कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती हुई थी। नून लीग की कॉर्नर मीटिंग, जलसे और अवामी राबते पार्टी की इंतखाबी मुहिम का पता दे रहे हैं। अवामी मकबूलियत का एक और टेस्ट 8 अक्टूबर को होगा जब नून लीग बादामी बाग लाहौर में जलसा करेगी। इस जलसे में मरीम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर लीगी रहनुमाओं के साथ साथ शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। नाक़दीन के मुताबिक इस जलसे से पता चलेगा कि लाहौर नून लीग का किला है या नहीं। दूसरा, नून लीग के नए बयानिए को आवाम कैसे देखती है। सच यह है कि इस वक्त नून लीग को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है, एक इंतखाबात में उतरने के लिए बयानिया और दूसरा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। क्या नून लीग इन चैलेंजेस से निमट पाएगी? इसी से हम आगाज़ करेंगे। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ और हमें ज्वाइन कर रही हैं। सारा बानो साहिबा कौमी असम्बली हैं, आप इनकी गुफ्तगू को बहुत पसंद करते हैं, पूरा पाकिस्तान इनको सुनना चाहता है। सारा साहब, आप कैसे देख रही हैं अब तक जिस तरह से जलसों का आगाज़ नून लीग ने कर दिया है, भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसे देख रही हूँ? कुछ नहीं, मैं तो उनकी पेश करदा इनामी स्कीम्स को देख रही हूँ। आपने कहा कि एक धुआंधार जलसा करेंगे, 21 अक्टूबर को इस्तकबाल शानदार होगा, बादामी बाग में उनका पता चलेगा और कहानी और जो कहते हैं ना कि जो क्राइम है वो कुछ और ही बता रहे। तो मैं नहीं समझती कि ये वाले हर पल बदलते बयानिया कि वोट को इज्जत दो से स्टार्ट होके किसी और चीज को इज्जत देते हुए, आंख के तारे बनते हुए, कमिटमेंट्स होती हुई, उसके बाद वो कहते हैं ना कि इंतकाम से फिर उन्होंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। और अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कैंपेन होगी। पहले इलेक्शन कमीशन डेट तो अनाउंस कर दे, क्योंकि अब तक के जो हालात हैं और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं तो इलेक्शन भी मुश्किल से होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो मौलाना फजल रहमान साहब को देखें तो उनके दो बयान सामने आए हैं कि पहले मईशत और फिर इलेक्शन, यानी कि मईशत जिस तरह अब चल पड़ी है पहले वो सही होगी। यानी कि जो ये निगरान हुकूमत बैठी हुई है और जो हमारे इदारे और ये जो सारे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, स्मगलिंग की रोकथाम और ये सब चीजें, वो मतलब वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। क्योंकि सियासतदानों ने तो 16 माह में और उससे पहले भी उन्होंने बता दिया कि इतनी कारकर्दगी नहीं रही। और दूसरा, मुझे आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, सॉरी मैंने आप मुजम्मिल आपसे सवाल कर लेते हैं, दूसरे हिस्से पर हम बाद में आते हैं। साहिरा साहिबा, ये इस हवाले से क्या लगता है जो मामलात अल्लाह पे छोड़े हैं उन्होंने, इसकी क्या वजह? हाँ देखिए ना, अभी आप में इतनी हिम्मत हो तो आप वो बयानिया बनाए ना, ये थोड़ी कि उन्होंने वहां से बयान दे दिया और यहाँ से भाई भागते भागते गए हैं। जब आपने बयान से पीछे नहीं हटना था, मतलब आपने दे दिया, अदाएं बाएं देखते तो सही कि इस बयान को पजीराई मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके बाद वो कौन सा बयानिया है कि जो दो लोगों के कहने पे आप पीछे हट गए कि नहीं ये इंतकाम की ये नहीं करेंगे। और बात के मुख्तलिफ शोज में आप इनके लोगों से पूछे तो वो कह रहे कि नहीं, हम बयानिए से पीछे नहीं हटे, वो फिल मतलब अभी वो हुए लेकिन ये एहतसाब होगा। साथ ही वो शिकवा करते नजर आते हैं कि इन लोगों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। और मैं नहीं समझती, मेरे ख्याल में कि जो हालात थोड़े, अब वो इन्होंने कहा था ना कि मैं आंख का तारा हूँ, तो वो आंख के तारे को आंख का कुकरा बनते हुए देर नहीं लगी। अच्छा, लेकिन मोतिया भी हो जाते हैं आंखों में। तो देखिए पीपल्स पार्टी तो वैसे ही दिल पे हाथ रख कर बैठी हुई है कि उनको भी कोई वो कबूलियत का इशारा नहीं मिल रहा। और इनका भी अभी इसी तरह, क्योंकि पिछले दिनों तो ये सब एक दूसरे से अलग अलग थे, अब इन्होंने स्टार्ट किया कि हम ये कर रहे हैं। ये मतलब चाय की प्याली में तूफान, ये थोड़ा सा एक
वो कह रहे हैं ना कि चेक करते हैं कि हमारे इस बयानिए से इस लोगों का, या वो कहते हैं ना कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। जी मरीम साहब, तो इस किस्म के बयान आप देखें कि मुफाहमत की कोई बात कर ले, मैं नहीं समझती, ये सारे मुझे ऐसे स्टंट ही लगते हैं। लेकिन जो आपने बात की ना आंख के तारे की, वो शहबाज शरीफ तो हैं और शायद वो रहें, लेकिन वो जो कुकरे वाली बात है वो नवाज शरीफ के लिए मशकूक है। मगर ये फरमाएगा कि क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा वहीं से सफ़र शुरू करेंगे 2018 से जहां से रुका था, वो अपने ये 16 महीने और जिसको आप कंटिन्यूटी भी खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये तो 7 लोग इनके हैं काबीना में, उसका जिक्र नहीं कर रहे। 2018 में तो शाहिद खान अब्बासी भी शामिल हैं, तो शहबाज शरीफ का साहब का कहीं मतलब है कि शाहिद खान अब्बासी की परफॉर्मेंस शायद बेहतर थी गुज़श्ता कोई 16-18 महीने से। नहीं, वो तो उनकी, वो तो खैर पार्टी से ही उनकी थोड़ी सी इख्तिलाफात चल रहे। देखिए, अगर ये 16 माह को नहीं मानते तो आगे जो भी हुकूमत बनी है, वो 2024 में इलेक्शन होते हैं या 2025 में इलेक्शन होते हैं, ये आप बात लिख लीजिएगा कि 2/3 अक्सरियत किसी भी जमात को नहीं मिलेगी। और हम चाहते ही नहीं है किसी जमात को अक्सरियत देना, और ये ऐसे बैसाखियों के सहारे ही हुकूमत बनेगी। तो जो 16 माह में कोई भी उस हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी को अपने सर नहीं ले रहा। आप कुंडी साहब को देखें तो वो कह रहे हैं कि अगर बिलावल साहब वजीर आजम होते तो हालात दूसरे होते, और वो कह रहे हैं हमारे तो एक ही वजीर आजम थे। तो आगे भी यही कुछ चलता रहेगा। ये बस ऐसे ही है। वो हमारे नाना वो बचपन में एक मिसाल दिया करते थे जी, नाना भी फ्रॉम बिहार से, तो ये ना कुछ किया कर, धोती फाड़ रुमाल सिया कर। तो ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब फारिग नहीं बैठे हुए, मतलब मजाक चल रहे हैं इस मुल्क के साथ। अब उनको भी पता है कि जो फैसले या जो चीज कातिब तकदीर में लिख दी है वही होगी। लेकिन बस मुझे इनके किसी भी, अब आप देखिए मुझसे सही बात, मतलब इनके इस बयानिए पे, क्योंकि मैं उसको कुछ सच समझ ही नहीं रही, मतलब उसका कोई इतना वेट मैं समझ ही नहीं रही, तो उस पर तबसरा भी सही नहीं हो रहा मुझसे। ठीक सायरा साहबा, इसके अलावा जो शोएब शाहीन साहब ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब दरअसल नून लीग की ज़ुबान बोलते हैं। हमने देखा वो सर्दियों का गिला कर रहे हैं कि इलेक्शन इतनी सर्दी में हो नहीं सकते और अभी कराए ना जाएं तो बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो किस इन्फॉर्मेशन की बुना पे कर रहे हैं या अपना बयानिया है उनका? नहीं जी, अपना बयानिया तो किसी का भी नहीं होता। इन 5 सालों में मैंने एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसका अपना बयानिया हो, जो वो छाती ठोक बजा के बोले कि हाँ ये मेरा बयानिया। ये बयानिया नहीं होता, ये सिर्फ माउथ पीस है सबके सब। और बाकी आप ये 85, 77 और 2008 और उससे पहले भी मैंने ऐसे 2-3 लिखे थे। 25 फरवरी में हुए 1985 में, 97 में 3 फरवरी को हुए, और 2008 में 8 जनवरी, और फिर बेनज़ीर साहिबा की शहादत की वजह से वो 18 फरवरी हो गई। तो क्या सर्दी नहीं थी? अभी क्या सर्दी को दूसरी होगी? उसके बाद तो फिर कहेंगे रजब, शाबान और रमजान बुजुर्गी वाले महीने हैं, इसमें हमें इबादत करने का मौका दीजिए, हम कैंपेन नहीं करेंगे। और साथ आप दूसरा भूल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पहले मईशत फिर उसके बाद इलेक्शन। तो मईशत तो फिर जब सुधरेगी वो इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। तो मैंने बहुत पहले, मैंने 2022 जुलाई में ही जिस वक्त ये बात हुई थी, तो उसी वक्त कहा था कि या तो ये हुकूमत हिंदुरान करेगी, अगर ये नहीं हुई तो जो निगरान हुकूमत आएगी वो चलेगी। और जिस किस्म के हालात हैं, और आज देखिए कि आपने एक मौशी वो भी बन गया, एक टीम बनी है कि उसमें कुछ सेक्रेटरीज की है कि आप महंगाई का वो तयन करें कि कहाँ से महंगाई बढ़ती है, उसकी वजूहात क्या है। ये मौशी इमरजेंसी भी लग सकती है। बहरहाल मुझे इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे। आप खुदा को बेहतर पता कि इस मुल्क की तकदीर में ये जो जिनके हाथों में मुल्क हम लोगों ने दिया और जो हमारे सियासतदान, वो क्या चाहते हैं, अपने बाजू कटवा के, कठपुतलियां बन के, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारना। वो गरीब जो महंगाई और गुर्बत में पिसा हुआ है, उनको इस बयानिए से कोई दिलचस्पी नहीं है। सायरा साहबा, आपने कहा इलेक्शन होने नहीं जा रहे, तो फिर नवाज शरीफ साहब क्या निगरान सेटअप का हिस्सा बनने आ रहे हैं? देखिए, पहले 21 अक्टूबर तो आ जाए। 21 अक्टूबर आ गई, अब एक हवा उड़ाई है कि आप मुझे बताइए वो बच्चों का खेल चल रहा है। मतलब इतने सीनियर सियासतदान 3 दफा के वजीर आजम को रह चुके हैं, उनकी पार्टी भी बच्चों की बात है कि मतलब ये खबर उड़ाई कि उन्होंने बुकिंग करवा ली। तो मुझे तो हंसी आ रही है कि आप जाते हो एटलीस्ट 2-3 डेट्स की दुकान बुकिंग करवाते हैं। 21 अक्टूबर आ जाए, मियाँ साहब आ जाए, अपने मुकदमात का सामना करेंगे, या आप और मैं एयरपोर्ट पे हाथ जोड़ के माफी मांग के वापस से आप आके तख्त पे बिठाएंगे कि हमसे गलती हो गई, और गलती आपने या मैंने नहीं की,
वो गलती जिन्होंने की है, अब मुझे नहीं पता कि वो अपने बयानिए से क्यों पीछे हट गए। चले, मैं ये नहीं कहती कि सजा या जजा दायरे मैं खुद होती हूँ, लेकिन ये सब लोगों को एक टेबल पे बैठ के, मैं 12 बोल चुकी हूँ कि उसमें सियासतदान, उसमें हमारी अदलिया, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उसमें सहाफत, ये जब तक 5 लोग एक टेबल पे बैठ के अपने अपनी हदूदों क़यूद का तयन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे तरक्की की राह पे नहीं बढ़ सकता। अब ये वाले काम, जिसके जो काम करने के हैं वो काम कर नहीं रहा, और काम होता भी नहीं है। उसामा साहब, मैं अभी क्या अब आपको लोकल मिसालें दूं। आज ही मेरे बावर्ची और ड्राइवर की लड़ाई हुई है, उस ड्राइवर ने बोला कि ये बावर्ची किचन में नहीं आएगा, ये मेरे आगे मुझे मेरे काम में तंग करता है। तो आप मुझे बताएं कि ड्राइवर और बावर्ची एक दूसरे के काम में मुदाखलत पसंद नहीं कर रहे और नहीं चल रहा, मतलब फिर मुझे उनको समझाना पड़ा, तो फिर ये एक 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क कैसे चल सकता है? तो ये सारे बयानिए, इक्तदार की भूख, आप कह रहे हैं कि बयानिया बनाना है, क्यों बयानिया? बयानिया से आपको मेरा पेट भरेगा? बताइए ना, मंशूर बताएं, आगे का हल बताएं कि इस महंगाई से कैसे निकालना है आप लोगों को, कि ये जो डॉलर बढ़ता जा रहा है और गरीब की, वो क्या कहते हैं कि दाल रोटी की इस्तात भी खत्म हो गई है और हम लोगों की अयाशियां खत्म नहीं हो रही। मतलब ये कोई मुल्क है जिसके फैसले गैर मुल्क लंदन में जाकर होंगे, जो दुबई में जाके फैसले होंगे, बंद कमरों में 4 लोग फैसले करते हैं। सिर्फ इस मुल्क का फैसला करने वाले 4 से 5 लोग हैं, बाकी सब किसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने, वो कहते हैं कि उस चीज को एंजॉय करते हैं कि हाँ बस नाम के साथ दुम छल्ला लग गया। मरे भी तो ये पता चले कि एक्स एमएलए या एक्स मिनिस्टर की डेथ हो गई है, बाकी उनको इस मुल्क से कोई कुछ नहीं है, फैसले करने वाले ही करेंगे। ये जितने मर्जी बयानिए बनाए, जब तक इनको वो कहते हैं ना कि गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाएगा कि आज वो बेटा आपके पे कोई मुकदमा बनेगा, आप सीधा तशरीफ लाए मीनारे पाकिस्तान, कीड़े मकोड़े घास फूस आके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, उसके बाद आप घर जाइए और आप आके इस तख्त पर तशरीफ रखिए, वो तब तक नहीं आएंगे। और बाकी जो जमातें होंगी सब इसी तरह, और छोटी जमातों को हाँक के उस तरफ ले जाया जाए। वो जो सायरा साहब आप कह रही हैं 4 से 5 लोग फैसले करते हैं, या जब इनको जब तक हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी, वो हो चुका होगा तभी तो वो आ रहे होंगे, एक चीज़। दूसरा ये जो आप फरमा रही हैं इलेक्शन डिले का, ये खबरें चल रही हैं कि शायद इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और कोई और सीनियर मेंबर दे देगा और फिर इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा, तो इलेक्शन क्या होंगे? क्योंकि असेंबली भी नहीं है, तो नया इलेक्शन कमिश्नर कैसे आप तैनात करेंगे? अपोजिशन लीडर हो और वज़ीर-ए-आज़म होगा तो फिर ही होगा। तो ये इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो इससे किसका फ़ायदा होगा आपकी नज़र में? कौन सी पार्टी फ़ायदे में जाएगी? देखिए, जब 77 का मार्शल लॉ लगा था तब भी तो उन्होंने कहा था ना कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद पोस्टपोन हो गए। तो फायदा तो इनमें से, देखिए नून लीग बहुत ज्यादा रिलैक्स है, वो ये सब जो बातें हैं ना इनकी, वो सब कहने की बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें इन्होंने फैलाई हैं। क्योंकि बावजूद कोशिश के, मुझे बताइए, पहले ये एक शादी हॉल में जलसे की हद तक आए और उसके बाद बंद गलियों में आ गए। वोटर्स नहीं है इनको, तो जितना टाइम मिलेगा इनके लिए ज्यादा अच्छा है, मतलब जो ये समझते हैं कि वो उस चीज को ज्यादा लिंगर ऑन करें। पीपल्स पार्टी बोल रही है तो पीपल्स पार्टी को भी अवाम या जमहूरियत की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो कंफर्ट जोन में बैठे हुए। उनको पता है कि वफाक में कुछ हुआ ना हुआ, सूबा सिंध हमारा है। ज़ाहिर है 15 साल से हुकूमत है और सिस्टम के, वो कहते हैं ना, कलेजे तक उनके पंजे गड़े हुए, वो कंफर्ट जोन में, इसलिए वो बोल रहे हैं। और मौलाना या जेयूआई या एमक्यू वगैरह या काफ जी, हम सब बीच की बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, अब खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं इस वक्त नून लीग से भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से भी। वो कहते हैं सिर्फ हम हैं जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इनको क्या जमहूरियत का पता। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी वाकई चाह रही है इलेक्शंस? जी देखिए, वो कह रहे थे कि इनको जमहूरियत का पता हम चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा तो सही कि वो कंफर्ट जोन में है, सूबा सिंध उनके पास है, और जो यहाँ पर अभी थोड़ी सी उखाड़ पछाड़ हो रही है, हालांकि वो के कहने में ऐसे है, लेकिन ये निगरान हुकूमत उनकी बी टीम है कि जिस तरीके से यहाँ पर तकर्रुर और तबादले हुए कि अव्वल तो वो पैनल स्पाई होने चाहिए थे, यहाँ पर इन्होंने लांडी का कोरंगी पे कर दिया, कोरंगी का लांडी में। लेकिन जो थोड़ा सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हुआ, क्रैकडाउन हुआ हुआ, वो जल्दी से वापस आके अपनी अपनी ड्यूटीज पे वापस बैठना चाहते हैं उन कुर्सियों के ऊपर, कि अपनी इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बाकी अवाम और जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मतलब आपके पास सुबह आपकी प्लेट में पड़ा हुआ हो तो आपको इलेक्शन क्या कहेंगे?
कुछ भी नहीं कहेंगे, और बाकी जो मुल्तान और इस तरह से जिनकी सीट्स हैं वो तो वैसे ही हो जाएंगी। फिर वफाक में भी हम मुल्क के वसी तर मुफाद में किसी न किसी पार्टी के साथ होकर उनके साथ हुकूमत बना लेंगे, या कुछ जोड़ तोड़ तो हम लोग करते होते हैं। लेकिन इसमें कोई अवाम कोई नहीं, ये खुद की अपनी गेम है जो आपको और मुझे दिखाई दे नहीं रही। मैं ऑन 6th फ्लोर ना, मुझे अपने टेरेस से उतना ही नजर आता है जो 6ठे फ्लोर से नजर आना चाहिए। मैं बिल्कुल ऊपर छत पर जाऊंगी तो मुझे और वाजिया नजर आएगा चारों तरफ से। तो इस वक्त जो हम सियासतदान चंद एक को छोड़कर बाकी सब एक ही फ्लोर पर है, उनको एक ही मंजर नजर आ रहा है, मतलब जो दिखाया जा रहा है मैं आपको सिर्फ वही बता सकूंगी। लेकिन जो कुछ चल रहा है ना, इसके पीछे भी कुछ चल रहा है, इस पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है कि आपका और हमें दिखाने के लिए चल रहा है। आप थोड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, टीवी में भी बहस मुबाहिसा हो जाता है, बात कोई दूसरी है। खुशी शाह साहब ने बोला कि अगर मार्च में इलेक्शन, मार्च में फिर वो उनकी सेनेट का प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर वो ब्लैक कॉरिडोर कहलाएगा। तो भाई जाने से पहले पीसीआई की मीटिंग में इन्होंने ओके किया था, जब सदर के इख्तियारात कम करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए थे, निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा दिए थे। तो आप मुझे बताइए कि ये नन्हे काके तो नहीं थे, इनको तो नहीं पता, इनको क्या नहीं पता था कि इनसे इख्तियारात ये वाले लेजिस्लेशन क्यों करवाई जा रही है। अब अपने हाथ से सब कुछ दे के और अब अगर जमहूरियत के लिए रोना पीटना मचा रहे तो वो तो बस ऐसे ही है। साहिरा साहबा, ये इलेक्शन के डिले की जिसकी आप भी बात कर रही हैं, तो इस सूरत में क्या जरदारी साहब फिर हाथ खोल देंगे बिलावल साहब के, जिसका वो मुतालिबा कर रहे हैं? देखिए, अब आपने सवाल किया और मुझे नहीं पता, मुझे आप दिख नहीं रहे, आपको भी हंसी आ रही है। नहीं, वो आपके जवाब के बाद आएगी। देखिए, हाथ की तलवारें थोड़ी हैं। अब आप जो सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रही हूँ, हाथ में तलवारें थोड़ी है कि उन्होंने हाथ खोलेंगे तो वो तलवारों से ये करके और बात मनवा ली जाएगी। बात ये है, भले आपकी मकबूलियत हो, कबूलियत भी तो होनी चाहिए। जब कबूलियत होगी तो वो फिर नहीं, कबूलियत नहीं है तो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो लड़ाई में कहते हैं कि भाई ये तो इसकी तो की भी का लगती है मुझे, तो फिर कबूलियत नहीं होगी तो की भी का लगेगी। साहिरा साहब, अभी आपने सिंध की बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ कंफर्टेबल है, अब 15 साल वहाँ पर हो गए हैं, आप लोग बड़ी आवाज़ उठाते हैं, बड़ी बात की जाती है, मीडिया में भी कहा जाता है कि वहाँ पर तालीम का बुरा हाल है, बुनियादी सहूलियात लोगों के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टेंटेड ग्रोथ, यानी बच्चों को प्रॉपर नशोनुमा नहीं मिल रही, वहाँ पर खुराक नहीं मिल रही। तो फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से है और फिर अब भी कंफर्टेबल है, तो आप जो इत्तेहाद कर रहे हैं जमीयतुल इस्लाम के साथ, MQM के साथ, यानी GDA मिलकर, तो ये भी कुछ टफ टाइम नहीं दे सकते? ऐसा क्या पीपल्स पार्टी के पास है? क्या भुट्टो का नारा इतना क्रिस्मेटिक है आज भी, जो कुछ उनके साथ हुआ कि उस पर वोट डल जाता है, चाहे लोग खुद कहें? मैं खुद जा चुका हूँ, मैंने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हमारा बड़ा बुरा हाल है, बड़े मसाइल हैं, तो वोट किसको देंगे? वो कहते हैं वोट भुट्टो का है। तो वो देखिए, फिर वो मर्जी, अगर वो इसी तरह जीना चाहते हैं तो वो झीले। बाकी देखिए, एक आप अपने मैंने तो जो 5 साल देखे हैं कि वो कहते हैं ना कि अवाम तो पीछे, मैंने ज़्यादातर मैंने उसको जो शोर करते हुए देखा कि AC हमारा लग जाए, DC हमारा लग जाए, DPO हमारा लग जाए। अगर एक आप अपना AC, DC या DPO लगा के उस इलाके के बादशाह फील करते हो आप अपने आप को कि ये तो आपका काम हो जाएगा, तो 15 साल से पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ के नीचे है, समझिए इस बात को। और आप तो ऐसे करें जैसे आप पता नहीं कहाँ से आए हैं। अभी जो बलदियाती इलेक्शन हुए उसमें हमारा मुकाबला कोई पीपल्स पार्टी से नहीं था, और ऐसे लग रहा था कि हमारा जो मुकाबला है वो रियासती अदारों से है, वो DC से है, वो AC से है, वो बलदियाती बाकी इदारों से मुकाबला है। तो 15 साल आप क्या समझते हैं कितने लोगों को नवाजा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, और आपने यहाँ पर हाल देख लीजिए कि 17 ग्रेड का अफसर 19वें ग्रेड में बैठा हुआ है, 19वें ग्रेड वाला 21वें ग्रेड का चार्ज संभाल के बैठा हुआ है। आपके सामने यहाँ पर जो मटियारी में स्कैम हुआ और जो अरबों करोड़ों रुपए लेकर चले गए, और ये मतलब देखिए ना कि उनको इतना पावरफुल किया हुआ है। और हर चीज आप अभी आप MD कैट से जो एक स्कैम आया हुआ, तो उस पर जस्टिस बाकी साहब ने एक कमेटी बिठाई है, वो कमेटी का कुछ नहीं पता चल रहा। वो एक बंदे तो जो IBA से थे, उन्होंने तो तौबा ताइब होके साइड पर हो गए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अरबों रुपए का यहाँ पर चूना लगा दिया गया
लेकिन देखिए ना, वो कोई टीवी चैनल में उसकी कोई बात चल रही है, उसकी इंक्वायरी कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई, पूरी हर चीज पता है। तो नवाजा है ना, वो पैसे कहाँ जाएंगे? अब मैं आपको बताऊं उसामा साहब, यहाँ पर जो घोस्ट जॉब दी गई है ना, कि मैं अब आपके प्रोग्राम का टाइम कम हो जाएगा, जी जी, अपने लास्ट मिनट है जी जी फरमाइएगा। ड्राइवर, इवन अपने टेलर तक को, वाइफ के टेलर्स तक को जॉब मिली हुई है, और वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं? जो आपको पता है कि जो यहाँ सिंध में तो ये चलता ही है, यहाँ पर जो इदारे तबाह हुए, पीआईए क्यों तबाह हुआ? पीआईए को इतना इन्होंने ओवरलोड कर दिया, नून लीग वालों ने सारे रूल्स पेश दिए। तो ये सारी चीजें जब आप एक घर में नौकरी देते हैं, तो वो किसी का भांजा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का दामाद होता है, वो 3 लोग आपके बार के नीचे दबे हुए होते हैं, रोटी खाने को ना मिले। लेकिन यहाँ पर ये सिंध में अगर आप गांव गोठों की तरफ चले जाएं, तो ये यहाँ के लोगों की मेंटालिटी है। उन्होंने मुझे भी कहा करती है, इतनी नौकरी आप दिलवा दें, भले तुम्हारे घर में काम करे लेकिन नौकरी दिलवा दे। वहाँ पर हर दूसरे घर में एक गोश्त मुलाजिम बैठा हुआ है, जो थोड़े से तनख्वाह उसको मिलती है, और वो होती है। यही जराए हैं जिनसे वो जीतेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारा बनो साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी वजूहात भी बता दी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे, कुछ बड़े फैसले हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको निकालने की बात हुई है। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कुछ सख्ती की जा रही है कि बेतहाशा पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आ रही हैं, स्मगलिंग हो रही है, इसको किस तरह रोकना है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। जो लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, इसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं और उनमें से एक फैसला ये भी है कि पहले मरहले में ये कहा जा रहा है तकरीबन 10 लाख जो लोग पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा अफ़गानिस्तान। वैसे लगभग 30 से 40 लाख कुल तादाद बताई जाती है, शायद पाकिस्तान में हो, ये एक एस्टीमेट है क्योंकि बहुत से लोगों को शनाख्ती कार्ड भी मिल गया, उनकी तीसरी नस्ल भी अब पाकिस्तान में है, ये भी मसाइल हैं। मुज़म्मिल, ये बात पहले कई दफ़ा हुई है, बड़ी दफ़ा कोशिशें हुई लेकिन हो नहीं पाया। कभी कोई प्रेशर आ जाता है, कभी कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है कि जी ये महाजरीन हैं और इनके लिए बड़ा मुश्किल है वापस जाना, हालात बड़े बुरे हैं। ख़ास तौर पर जब पिछली अफ़गान गवर्नमेंट होती थी तो उस वक्त भी ये था। क्या इस दफ़ा हालात आपको लगता है मुख्तलिफ हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स हुए हैं अभी रिसेंटली उनमें ज़्यादा तादाद जो है उन लोगों की थी, हत्ता के जो खुदकुश हमले हैं जो अफ़गानिस्तान से आए थे। तो अब ये सोचा जा रहा है कि वो इन लोगों की आड़ में वो आते हैं और ज़ाहिर है कि ये वापस जाएंगे तो शायद उससे कुछ हमें बेहतरी आ सके लोगों को पहचानने में, दहशतगर्दों की शिनाख्त करने में भी। देखें, इसमें तो आपके सवाल की तरफ तो आते हैं, लेकिन पहले जो तारीख़ है सारी इस डिस्प्यूट की, जो कि बॉर्डर क्रॉसिंग चलती रही है, ये लेट 19th सेंचुरी से ही चली आ रही है। ड्यूरन लाइन का जो इशू था, सर मोरटाइम ड्यूरन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर अफगान किंग के साथ एक मुआहदा कर लिया। अब उस पर एंडलेस डिबेट होती रहती है, स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर उसको डिस्प्यूटेड कहते हैं वो लोग। तो वहाँ से उस दौर के अंदर लेट 19th सेंचुरी से लेके अब तक ये जो क्रॉसिंग है इसका मामला या टेरिटोरियल जो पोजीशन है उस पर हमेशा डिस्प्यूट रहा है। तो ये उसी की एक फॉर्म रही, क्योंकि जो तस्करा के नाम से ये जो डॉक्यूमेंट मिला करता था अफ़गान शहरियों को, जो इस बुनियाद पे मिलता था कि अगर उनके रिश्तेदार पाकिस्तान साइड पर हैं तो वो मखसूस इलाकों में जा सकते हैं। तो वो तस्करा का डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पे बहुत से लोग आए और मसला ये हुआ कि वो जिन इलाकों में रहने की उनको परमिशन दी गई वो भी टेम्प्रेरी तौर पे, वो उससे आगे चले गए और परमानेंट जो है ना वो रिहाइश इख्तियार कर ली वहाँ पे। अब उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सके। उसकी वजह यह है कि कभी भी डिजिटल तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। अभी सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तस्करा जो है जिसके पास वो होगा उससे फिर भी जो है वो लीगली डील कर सकते हैं, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पहले तो इस इशू को बहुत पहले सॉल्व करना चाहिए था। चलें, देर से हो गया, शुरू तो हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो वापस भेजने की डेडलाइन सामने आई है, इसकी बड़ी वजह यही है कि टीटीपी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर अफ़गान गवर्नमेंट ने जो वादे किए, जो कमिटमेंट्स दी, वो पूरी नहीं की जा रही। पाकिस्तानियों का आए रोज़ हर हफ्ते की बुनियाद के ऊपर खून बह रहा है और ये तमाम हमें जो इसके ताने बाने जब भी मिलते हैं, जब भी इसको सर्च करते हैं तो वो बॉर्डर के पार होते हैं। अब आप उनसे बात करेंगे, वो कहेंगे जी एक तरफ वो दाइश खुरासान की तहरीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो फिर इनसे सवाल होना चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर कहते हैं ख्वाजा आसिफ की तरह के लोग, इनसे पूछना चाहिए कि आप किस बुनियाद पे अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ें करके गए, अगर अब आकर वो जो है वो फॉल बैक कर रही है, बाउंस बैक कर रही है।
तो वो कार्रवाइयाँ ना होने के नतीजे में पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ैसला मैं समझता हूँ सिर्फ़ एक प्रेशर टैक्टिक इसलिए है कि अफ़गान गवर्नमेंट को अंदाज़ा हो कि कितना बड़ा जो वहाँ पर वैक्यूम है उसको ये रेफ्यूजीज़ जाके फ़िल कर सकते हैं। और हमारे ऊपर एक बर्डन भी कहना चाहिए जो कि रहा है इकनॉमिकली भी, मैनेजरियली भी। अगर वो दोबारा से अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है तो पहले ही एक गवर्नमेंट जो स्ट्रगल कर रही है उनके लिए बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए अफ़गान फ़ॉरेन ऑफिस ने रिस्पॉन्ड भी किया इस सारी खबर के ऊपर। तो अब कंसर्न्स की तरफ अगर आएँ तो कंसर्न्स क्या हैं जो मेरे भी होंगे, वो यही है कि कहीं इनकी आड़ में जिन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ है उनको ना फोर्स किया जाए कि वो वापस चले जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि इल्लीगल रिहाइश पजीर अफराद को बिल्कुल उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए जो गवर्नमेंट करना चाह रही है। लेकिन इसमें वो अफराद भी मौजूद हैं जो असाइलम सीकर हैं जिनकी जान को बॉर्डर के उस पार ख़तरा है, नंबर 1। दूसरे वो हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, ख़वातीन हैं। अब वहाँ पे उनके लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दूसरा ख़तरा भी है। आपको पता है वहाँ पे स्कूलों को ताले लगे हुए हैं, तो वहाँ पे कोई खातून अगर वापस जाती है उसका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं। तीसरी चीज़ एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, यानी कि जिसमें हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो तो बॉर्डर के उस पार बिल्कुल गैर महफूज हैं। तो ये 3-4 कंसर्न्स जो हैं इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और कर भी रही है। एमनेस्टी ने भी किया है और लोगों ने किया है। लेकिन इन कंसर्न्स को अगर हम रिजॉल्व कर लें और फिर ये काम करें तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी रिफॉर्म होगी। और क्योंकि अगर टाइम बाउंड ना करें, थोड़ा सा स्पेस दें उनको कि वो वॉलंटरली वापस जाएं, तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल सारी दुनिया के सामने है। हम तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से एड की जो है वो डिमांड करते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे अपने लोकल्स हैं उनका पेट भरने के लिए मसाइल खड़े हुए हैं। तो लगता यही है कि ये रिफ़ॉर्म जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो इस रिफ़ॉर्म को रिफ़ॉर्म कर लें जो हम करना चाह रहे हैं, तो और बेहतर हो सकता है। ये दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत कही जाती है, या सबसे बड़ा असाइलम कह लें, या जो भी लोग तारकीन वतन कहें, इससे ज़्यादा किसी मुल्क में नहीं आए। आज भी जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो अफ़गान हुकूमत की तरफ से बात आई कि जी जो अपनी मर्ज़ी से आना चाहे या इत्मीनान से कुछ उनको वक्त दे दिया जाए, क्योंकि कई दफ़ा ये हमने सुना है डेडलाइंस दी गई, नहीं हो सका, ये मुमकिन नहीं है। जो यहाँ रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, फिर आप पीछे के हालात बता रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि अब इस प्रेशर में आकर तो अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त कहते हैं जी ट्रांजिशन गवर्नमेंट है वो चलती चली जा रही है, वो कोई एक्शन ले? कभी वो कहते हैं कि जी जो बॉर्डर के साथ रह रहे हैं हम उनको वहाँ से पीछे ले जाते हैं, और वरना तो बड़ा आसान है, बाढ़ लगी हुई है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इतने सैकड़ों बल्कि हज़ारों किलोमीटर लंबी जो बाढ़ है उसको आप हर जगह जनाब हर चंद मीटर के बाद आप कोई सिपाही खड़ा कर सकें, उसको चीज़ें पहुँचा सकें, मुमकिन नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रेशर में आकर वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं कि अच्छा हम पीछे ले जा रहे हैं, हम आपके साथ ताबून कर रहे हैं? क्योंकि ये 10 लाख लोग अभी अगर चले जाते हैं तो पहले ही उनके लिए बड़े मसाइल हैं, तो वो इनको संभालने के लिए जाकर वहाँ पर आबाद करना एक नामुमकिनात में से। देखें, ये तो ऑफिशियल फिगर है, कहा तो ये जाता है कि तकरीबन 17 लाख लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो प्लान है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या वो कुछ कर सकते हैं कार्रवाइयाँ अफ़गान हुकूमत, अब उसमें मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जब एक कमज़ोर हुकूमत आती है ना, वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मसला होता है। और अब की जो अफ़गान हुकूमत है उसकी वो लेजिटिमेसी नहीं है कि वो अफ़गान टेरिटरी पे तमाम मामलात को कंट्रोल कर ले। हाँ, कुछ एरियाज़ में हो सकता है कि उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल हो, लेकिन अगर टीटीपी की हम बात करें तो अगर उनको कंट्रोल रखना था तो उन्होंने 5 से 6 हज़ार फाइटर को जेल से क्यों निकाला? पहला सवाल तो ये है ना। दूसरा ये है कि वो दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर सकते? तीसरा ये है कि वो कहते हैं दाइश हमें हिट करती है, और ये टीटीपी अगर हम इस पर एक्शन लेंगे तो ये दाइश में चले जाएंगे और हमारे लिए तो इसका इसका मतलब ये है कि फिर आपकी स्टेट तो इतनी कमज़ोर है कि वो इट इज़ अ ग्रुप अमंग द मैनी ग्रुप्स एक्चुअली, कि 2-3 ग्रुप्स और भी हैं और आपको ख़तरा है कि वो हमसे तगड़े ना हो जाएं, तो फिर आपकी स्टेट तो ना हुई। पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं तो हमारे यहाँ ऑपरेशंस भी हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान ये कहना शुरू हो जाए कि नहीं हमें ख़तरा है कि कहीं ओवरटेक ना कर लें, इसलिए लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, तो उससे तो एब्सोल्यूट chaos आ जाएगा ना। तो यही इस चीज़ को साबित करता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत में वो लेजिटिमेसी कह लें इसको, या वो आप उसको टेरिटोरियल तरीके से सॉवरेनिटी को देख लें उनकी जो काफ़ी कमज़ोर है, या रिट की बात कर लें वो बहुत कमज़ोर है। अब रिट कमज़ोर होने के बाद हम उनसे मुतालबा भी करें कि आप कार्रवाई कर लें, तो शायद उनमें उतना मसल नहीं है कि वो तमाम उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दें अफ़गान सरज़मीन से जो एंटी पाकिस्तान है। और यही मसला पाकिस्तान की गुज़श्ता लीडरशिप का रहा है कि वो नहीं देख पाए इस चीज़ को कि आप जिस चीज़ को बैक करने जा रहे हैं वो कल को जाके उसका ब्लो बैक बहुत बड़ा होगा। 90s से हमने जिन पॉलिसीज़ को फॉलो किया उस पर लोग तनकीद करते आए हैं, हमारी अपनी हुकूमतें करती रही हैं कि वो गलती हुई हमसे।
क्योंकि ये बैकयार्ड में जो सारा कुछ होता रहा उसका फॉल आउट यहाँ पर आया। तो आज आकर भी अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना है, साथ अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सबसे बड़ा इशू जो ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हमने डिस्कस भी करना है खैर अभी, लेकिन स्मगलिंग का रहा है, उससे कितना बड़ा नुकसान पहुँचता है पाकिस्तान को। तो अगर ये एफ पाक रिलेशंस में रिफॉर्म आती है तो बहुत बड़ा डैमेज जो पाकिस्तान को पिछले 30 साल से जारी है वो रिकवर हो सकता है। तो इट्स अबाउट अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है जो माजी में आ चुका है कि जी देखिए वहाँ हमारे लिए बड़ा मसला होगा, आपने कहा कि अफगानिस्तान पूरे दुनिया के लिए मसला बन सकता है कि जी वहाँ पर दाइश अगर उसकी जड़ पकड़ती है। बज़ाहिर अफगान तालिबानी कहते हैं जी हम तो इस इलाके से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन टीटीपी के अज़ाइम, दाइश के अज़ाइम कुछ और है। उसके बावजूद उन्होंने अभी ईरान को जो है वो 2-4 दफ़ा थ्रेटन किया कि हम तेहरान तक पहुंच जाएंगे। तो ये अभी तक तो ये आपको ऑन द फेस ऑफ इट ये गवर्नमेंट लग रही है कि ये बड़ी पीस लविंग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब अथॉरिटी कमज़ोर होती है तो वो उतनी ही जल्दी रिवर्स हो जाती है या फिर रेडिकलाइजेशन फैल जाती है। तो इसीलिए वहाँ वो स्टेबिलिटी नहीं है जो वो क्लेम करते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर इस हवाले से आता है कि जी इन लोगों को आप भेजेंगे वहाँ पर और गुर्बत बढ़ेगी, पहले ही मसाइल हैं और गुर्बत की वजह से इसका बिल्कुल एक डायरेक्ट लिंक है कि जब गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है तो दहशतगर्दी और इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को पनपने में आसानी होती है वहाँ पर उन इलाकों में। तो इंटरनेशनल प्रेशर आया तो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे, या हमें कहा जाएगा जी देखें हम आपको इनको सपोर्ट करते हैं, इनको यहाँ पर रहने दें, आप इनको कॉम्बिंग कर लें कि देखें कौन कौन से हैं, उस तरह करें, इन सबको वापस ना भेजें। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि इसको रीथिंक कर सकें? इंटरनेशनल प्रेशर आ गया तो इसमें तो बिलावल भुट्टो साहब का अगर एज अ फॉरेन मिनिस्टर आप करियर देखें, उन्होंने रिपीटेडली जाके वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे भी उनकी स्पीच पढ़ी है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर भी ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान को बंद ना कीजिए। इनफैक्ट पाकिस्तान वाज दी ओनली कंट्री जो पहले रोज़ से ये कहता आ रहा है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड उनकी गवर्नमेंट की नेचर को देख के बगैर दीजिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोगों को आपकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को आप मानते हैं या नहीं मानते वो सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट है, तो वो तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हम सप्लाईज़ नहीं काट सकते, हम वहाँ के लोगों को चोक नहीं कर सकते, वो लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ पे कोई पोर्ट तक नहीं है, वहाँ पे ट्रेड का वो वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो ब्लैक मार्केट है इसका हमें नुकसान है, हमें इसको रिफॉर्म करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान के लोगों को हम अबैंडन कर दें, वो तो नहीं करना चाहिए, हमारे लिए मसला बनेगा उसका। तो इंटरनेशनल प्रेशर की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कि इस सारे तरीक़ाकार को जिसमें हम इलीगल रेफ्यूजीज़ को यहाँ से एक्सपेल करना चाह रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और अगर कर लेंगे तो शायद प्रेशर नहीं आएगा। आगे जाने से पहले जो इकनॉमिक इसकी डायमेंशन है ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड पर, ईरान समेत कई दो उनके हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के अलावा, लेकिन जो सूरत हाल हमें फेस करनी पड़ रही है इतनी दहाइयों से, उनमें कहीं दूर दूर तक भी, बल्कि कई मुल्कों में तो एक भी वाक़या नहीं हुआ होगा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। ये हमारे साथ ही क्यों ऐसे है? देखें ये बड़ी लंबी तारीख है ये सवाल जो है ना। ये सौर रेवोल्यूशन आई थी 70s के अंदर अफगानिस्तान में, तो उसमें 2 तरीक़े थी, एक खल्क और एक परचम। तो पाकिस्तान उस टाइम जो है वो बाहर बैठा हुआ था उससे, लेकिन वो फिर सोवियत रशिया इंटरवीन करता है और 79 के बाद जो है वो रूसी फ़ौज जो है अफ़गानिस्तान पे ऑन ग्राउंड आ जाती है। उसके बाद में मुजाहिदीन की तहरीक शुरू होती है और पाकिस्तान में भी जो है वो असिस्टेंस मिलती है उनको, और उसके बाद पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन को किसी हद तक वो बैक करने की जो पॉलिसी थी, 80s आप सारा देख लीजिए, फिर अफ़गान वॉर अपने तकमील को पहुंचती है 89 के अंदर। स्टिंगर मिज़ाइल जो अमेरिका ने फ़राहम किए, सिर्फ एक हथियार की बेस पे हमने जो है वो पूरी रशियन एयरफोर्स को तबाह कर दिया था वहाँ पे। तो वो जो केओस वहाँ पे हमने देखा है 70s से लेके अब, पाकिस्तान का बॉर्डरिंग एरिया सबसे लंबा है अफगानिस्तान के साथ, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से ही वो खिदमत भी हमने पेश कर दी। ईरान में वो चूँकि वो उस वक्त रेवोल्यूशन का नया दौर था, वहाँ पे ताल्लुकात खराब, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो रशिया के साथ थी, वो तो RSSR टूटा तो फिर वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स का वजूद आया, तो लिहाजा हम भुगत रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जो है वो जो फाइनल बैटल थी उसको एग्जीक्यूट हमारे बगैर तो करना पॉसिबल नहीं था ना। उसकी वजह ये है कि जो चार्ली विल्सन जो बड़े मशहूर सेनेटर थे अमेरिकन, तो उन्होंने पाकिस्तान को जो एड देने का जो है वो प्लान तैयार किया तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का, जो ज़िया साहब के अंडर आई, तो उससे जो है ये बैटल कंक्लूड हुई। और उसका ऑब्वियसली फिर उसके बाद जैसे ही अमेरिका एग्जिट करता है तो पहला काम वो क्या करते हैं, वो आपके ऊपर अमेंडमेंट्स लाकर एम्बार्गो लगा देते हैं, सेंक्शन लगाते हैं प्रेस्लर अमेंडमेंट के नाम से 92 के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि आप जो है वो न्यूक्स तैयार कर रहे हैं और हमारे लॉस के ये खिलाफ है। उससे पहले उनको वो याद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी, इसलिए जैसे ही निकले फिर उनको दुनिया की तबाही का जो है ना खतरा लाक हो गया और उन्होंने हमें यहाँ पे अबैंडन करके छोड़ दिया। देख लें जब अफगानिस्तान से निकल गए हैं तो अब उनको और चीज़ें याद आ गई, ऐसे ही है। तो अब जरूरत नहीं है जी जिस पॉइंट के ऊपर वो छोड़ के गए अफगानिस्तान को, उस पॉइंट के ऊपर तकरीबन 40% आबादी उसकी बिलो 18 ईयर्स ऑफ दी एज थी।
तो अगर आप इतने हथियारों से लैस एक मुल्क को अपना फ़ायदा लेने के बाद खुदा हाफिज़ कह के चले जाएं, जी जी, तो सारी एनर्जी ने कहाँ आना था? यही आना फंड भी वहाँ पर अमेरिका में मुंजमद कर दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये इशू था। अब एग्जिट स्ट्रेटजी ना अमेरिका की सही थी, ना हमारे पास कोई थी उस वक्त। हमने जो भी किया उस वक्त नज़र आ रहा था शायद ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और हम भुगत रहे हैं। लेकिन जो हमने ट्रेड शुरू कर दी और आज तक जिस तरह से चल रही है, बड़ा आम है वहाँ से तो जनाब कोई भी चीज़ आ जाए, आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। असलहा भी हमने देखा, क्लाशनकोफ कल्चर बाकायदा बताया जाता है, और नशा और हर चीज़, ओपीएम की ट्रेड, ओपीएम और पता नहीं क्या क्या दुनिया जान की चीज़ें। लेकिन कुछ उसमें लीगल चीज़ें भी आ रही थी। अब जो नया ये कहा जा रहा है कि जनाब अब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसमें लानी होगी और इस तरह से हर चीज़ आप वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ का बताना होगा। फिर जिस तरह सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि जो भी इसमें सरकारी एहलकार मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो एक सिस्टम पूरा चल रहा था, तो इसको अब रिवर्स करने का सोचा जा रहा है, इसको रोकने का सोचा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं चल सकता कि जनाब आपने बॉर्डर अपना खोला हुआ है, जो चीज़ मर्जी आ रही है जा रही है, यहाँ से आटा स्मगल हो रहा है, यहाँ से चीनी स्मगल हो रही है, और वहाँ से आप जो है डॉलर भी, जी जी, और डॉलर वहाँ पर देकर आप और चीज़ें वहाँ पर लाए जा रहे हैं जिस पर आप ड्यूटी भी नहीं दे रहे, पता ही नहीं, तो वैसे ही वो चीज़ें आ रही हैं। तो इसका खात्मा होगा तो शायद इकोनॉमी में बेहतरी देखें। वो कल भी गालिबन कल या परसों शबर जैदी साहब भी जब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि 12 एक्सचेंज कंपनियां कोयटा जैसे शहर में क्या कर रही हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि इस सारी ब्लैक मार्केट को जो है वो असिस्ट करते रहे, और अब जहाँ तक ज़राए ये बता रहे हैं पाकिस्तान की जो टॉप टियर इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उन तक भी ये लिस्ट पहुँच चुकी है, जिसके अंदर सरकारी अफसरान के और सियासतदानों के नाम हैं कि ये वो लोग हैं जो कि इस मार्केट को शेल्टर करते आए हैं। तो अब अगर इसको बैंकिंग चैनल में लेके आ रहे हैं तो ये इनेविटेबल है, ये किए बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी का सफ़र शुरू नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वी हैव टू अर्न रेवेन्यू एज वेल, लेकिन जो हो रहा है पहले कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अगर वो वहाँ पर जाई जा रही है तो पहले उसको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्पिलवे है ना, वो तो एक ऐसी जगह है कि आपने एक बस नलका खोल दिया और वो वहाँ पर फ़्लो करता जा रहा है। तो उस मार्केट को अगर हमने कर्टेल ना किया होता, शायद टाइम पर करते, तो अभी ये डॉलर की प्राइस जो नीचे आई है बकौल शबर जैदी साहब के ही बहुत बड़ा इसका रीज़न ये स्मगलिंग का बंद होना है, जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में हुई है, और अब कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस पर उसकी वजह ये है कि आपने एटलीस्ट एक एग्जांपल भी सेट करनी है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने वहाँ पर जो लोग हैं उनको वहाँ से हटा दिया, उनको आपने एक एग्जांपल भी बनाना है कि दोबारा से ऐसी कार्रवाइयाँ वहाँ पे ना कर सकें। तो ये ब्लैक मार्केट जो है ऑब्वियसली इट्स अ मैसिव इशू, और ये बैंकिंग चैनल में आए बगैर ये कहना कि रेगुलेट हो जाएगी वो पॉसिबल नहीं है। ना टैक्सेबल चीज़ें बचती हैं, ना स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, ना स्टेट वहाँ से जाने वाले ट्रक्स को टैक्स कर पाती है। तो दिन रात गुजरने वाले इन कॉन्वॉयस से मुझे और आपको नुकसान होता है, आम पाकिस्तानी को होता है। जी, वो सरफराज बुगटी साहब ने कहा ना, ऊँटों पर नहीं जा रहा सामान, ट्रकों पर जा रहा है, सबके सामने जा रहा होता है, वो किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं। उनको ये नहीं कि जिस तरह हम समझते हैं दहशतगर्द कोई आ जाता है और बाढ़ काट के, उनको सड़क चाहिए होती है, बॉर्डर क्रॉसिंग चाहिए होती है, ऐसे नहीं आ जा सकते। लेकिन इसहाक डार साहब तो सारा इसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। वो कहते हैं जी इत्तेहादी हुकूमत की वजह से आज मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, और गवर्नर पंजाब से उन्होंने जब मुलाकात की तो उसमें उन्होंने तारीफ़ की कि जिस तरह साबिक वज़ीर ख़जाना ने मुल्क चलाया है उनकी खिदमात को भी सराहा है। लेकिन अगर ये बात है तो वो कह रहे हैं कि बेहतरी है, लेकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज भी मुल्क में जारी महंगाई कंट्रोल करने की खसूसी कमेटी कायम करनी पड़ी है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही। ऊपर से मैं परेशान हो गया पढ़कर कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपसे कि 50,000 से कम कमाने वाले पर भी 50,000 तक जो कमा रहा है एक मजदूर, पता नहीं कि किस तरह जिंदगी गुजारा है। 50,000 में आज बजट बन ही नहीं सकता। एक दिन एक खानदान को सिर्फ खुराक के लिए शायद 1,000 रुपया दिन का चाहिए, तो कैसे गुजारा करेगा? और कह रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दें आप। देखें, ये तो मेरा ख्याल है कोई अनरस चाहते हैं फिर वो यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि एक ऐसा तबका जो पहले ही 200% ज़्यादा टैक्स हो रहा है अशराफिया से, उस पर मजीद टैक्स लगा दो। 50,000 सैलरी क्लास अलग है, वो भी है, लेकिन हाँ, जिसमें सैलरी क्लास 50,000 वाले 50,000 कमा रहा है उस पर भी टैक्स लगा दें। सैलरी वाले तो बेचारे बच ही नहीं सकते ना, उनका तो डिडक्शन होना ही होना है, उसको भी बढ़ा दो। बिल्कुल, वो सिस्टम में है, जो सिस्टम से बाहर हैं वो भी अब एहतजाज करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इस इन्फ्लेशन में ये तो अनरियलिस्टिक है ना कि आप एक्सपेक्ट करें कि 50,000 वाले से भी टैक्स आप मज़ीद मांगना शुरू कर दें, और फिर उससे मुतालिबा ये भी करें कि आप खामोशी से घर बैठे रहें, बिल भी दें, गैस के महंगे बिल भी दें, बिजली के भी दें, हर चीज़ के दें, और आप सिर्फ बोले ना। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर वर्ल्ड बैंक की ये खबर जो है वो हमारी स्क्रीन्स का इस वक्त जो है ना वो जीनत बनी हुई है, लेकिन जब जैसे ही MD IMF ये कहती हैं कि अशराफिया को टैक्स करो, वो खबर दबा दी जाती है, उस पर तो डिबेट नहीं होती, ना उसको इतनी पजीराई मिलती है जितनी इस खबर को मिलेगी। उसकी वजह यह कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वहाँ पर। तो लगता वही है कि हम इस अशराफिया के तबके को टैक्स करना चाहते ही नहीं हैं।
हम तो सिर्फ खून जो है ना वो चूसना चाहते हैं उस तबके का जिसका पहले ही कुछ नहीं बचा। तो खून रहा ही नहीं जी। अगर आपने इनकम टैक्स लेना है तो फिर आप बिजली पर टैक्स छोड़ दें, फिर गैस पर भी टैक्स छोड़ दें, फिर जीएसटी भी खत्म करें, खुराक पर भी जीएसटी ले रहे हैं, तो फिर इनकम टैक्स काहेगा लेना है उस गरीब आदमी से? अगर इनकम टैक्स लेना ही है फिर उसको सहूलत दें कि भाई जिसका इनकम टैक्स आप काट रहे हैं तो हम अब आपके पास सारा डाटा मौजूद है, उसके बिजली के बिल में से हम जनाब आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, आपसे गैस का टैक्स नहीं लेंगे। फिर या तो ये करें ना, एक तरफ तो काम करें, ये तो इस तरह तो एक क्योस की सी कैफियत है। इसमें शफाफियत का बहुत इशू है ना कि ये जो वहाँ पर जाके IMF से नेगोशिएट करते हैं, अब हमें तो नहीं पता कि वहाँ पर क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं इनको कि अपने ऊपर टैक्स ना लगे, इनकी फैक्ट्रियाँ टैक्स ना हों, इनके कारोबार टैक्स ना हो, इनकी लैंड्स टैक्स ना हो, और आम आदमी की जेब से जो निकलता है वो निकलवा लें आप, और उस पर जवाब ये दें कि क्यों नहीं, क्योंकि IMF ने कहा है इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो ये तो या तो शफाफ तरीके से बात हो, समझ आए कि वहाँ पर पहले मुतालिबात क्या रखे, फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, फिर आवाम पे बात आ गई। जहाँ तक डार साहब का ये क्लेम है कि ये सारा क्रेडिट हमें जाता है, ये तो मजाका खेज़ है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर कोई नून लीग ने हमेशा कोई मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं की जो वहाँ पे इतने रिफॉर्म्स कर रहे होंगे। ये दूसरी बात ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो हमेशा फ्रेजाइल रही है काफ़ी अरसे से, तो वहाँ पर हमेशा आपको सिक्योरिटी इदारों की इनपुट के बगैर कोई काम ये तो कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इनको खुद वहाँ पर मैंडेट उतना नहीं मिलेगा। बल्कि इनके दौर में तो अगर हम 13 से 18 की बात करें तो जो हम कहते हैं जी महंगाई बड़ी कंट्रोल थी, तो सारा यही था, इंपोर्ट का काम बड़ा अच्छा चल रहा था और एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल कोई बड़ी नहीं उस दौर में, क्योंकि बड़ा आसान था, आप डॉलर जो है आपने कंट्रोल रखा हुआ था, पैग लगाया हुआ था, और उसकी वजह से सारा आज उसकी वजह से भी भुगत रहे हैं। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से नहीं कर सके, तो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब हम बेहतरी आ गई। मुझे तो बेहतरी भी नजर भी नहीं आ रही, इक़दामात जरूर हैं लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कहीं बेहतरी नहीं आई है। महंगाई आप देख लीजिए, पिछले सारे महीनों के रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है, 31% इस महीने, अब गुज़िश्ता महीने में महंगाई हो गई है। तो महंगाई में तो हमें कहीं कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। देखें, ये सस्टेनेबल गवर्नमेंट ही आके कर सकती है ना। हमारा इशू ये है कि हम ये शॉर्ट टर्मिज्म का शिकार हो चुके हैं और इतना ज़्यादा हो गए हैं कि अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है वो भी सिर्फ ये करने की कोशिश करेगी कि हम इकनॉमिक रिवाइवल कर दें, जो कि काम नहीं है उनका। अभी तक क्यों इलेक्शन के ऊपर शकूक व शुबहात है, मुझे समझ नहीं आती। अभी तक क्यों ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि अभी नहीं मालूम कि जनवरी है, फरवरी है या मार्च है। ये जो स्टेट है ये ज़हर कातिल है मार्केट्स के लिए, ये रिपीटेडली बहुत से लोग कह चुके हैं। अनसर्टेनिटी इज़ द बिगेस्ट कैंसर फॉर एनी इकॉनमी इन द वर्ल्ड। अगर आपको अभी भी ये सुनने को मिल रहा है कि नहीं मालूम इलेक्शन कब होना है, तो आप खुद इकॉनमी का गला घोंट रहे हैं, इसका मतलब है। क्यों ये स्टेबल नहीं हो जाएगा अगर एक दफ़ा वाज़े ऐलान हो जाए कि जी अभी इलेक्शंस नहीं होंगे? चलें ये कर दें, ये कर दें ऐलान का, एटलीस्ट बताएं तो सही ना कि प्लान क्या है। अगर आवाम या मार्केट्स बैठ के ये सोच रही हैं कि हाँ होता है या नहीं होता, इन्वेस्ट करें या ना करें, इस केयर टेकर PM से नेगोशिएट करें या ना करें, इनको IMF से नेक्स्ट प्रोग्राम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर किसी को नहीं मालूम कि किससे बात करनी है, नेगोशिएट इनसे करना है या इनके जाने का वेट करना है, तो फिर तो आप खुद डेंट कर रहे हैं इस सारे इकोनॉमिक कोलैप्स को जो आप कह रहे हैं। बेहतरी आना शुरू हो गई है तो फिर बेहतर है कि इसी को आप कंटिन्यू कर लें। जब बेहतरी आ ही रही है तो उसको आने देना चाहिए, बल्कि डार साहब को भी आने देना चाहिए। और वो तो आना चाह रहे थे, आपको तो पता है, वो तो आना चाह रहे थे लेकिन वो उस तरह आ नहीं पाए। लेकिन बकौल खुर्शीद शाह साहब 7 लोग उनके जरूर हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।